और जितने सबूत मिल सके इकट्ठा करने लगी। फिर उसने सारा सामान पिज्जा बॉक्स में भर दिया और बिस्तर के नीचे छिपा दिया। वापस आकर उसने एक तकिया उठाया और उससे जेनेट की सांस घोटनी शुरू कर दी। हांफते हुए उसने अपना चेहरा साइड में करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत ताकतवर था। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने पर उसे एड्रेनालाइन महसूस होने लगा। उसने एक आखिरी पुरजोर कोशिश की और अपना चेहरा साइड में कर पाने में सफल हुई। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने एक आखिरी सांस भर ली। 5 सेकंड के बाद जब मुझे थोड़ी सांस मिली तो उसने तकिया हटाया, मुझसे पूछा, क्या तुम नहाना चाहोगी? नहाकर बाहर आकर उसने जल्दी से कपड़े पहने और सुनिश्चित किया कि जो सबूत उसने पहले इकट्ठा किए थे वे अब भी उसकी जेब में हैं। तभी उसने नीचे दरवाजे पर जोर से दस्तक की आवाज सुनी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका अपहरणकर्ता तुरंत उस पर कूद पड़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इस डर से कि वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेगा, वो शांत हो गई और उस व्यक्ति के जाने का इंतजार करने लगी। वो कुछ देर कमरे में ही बैठा रहा और बाद में जब उसने सुना सब शांत है, तब वो मुझे नीचे दराज में ले गया। वहाँ बहुत अंधेरा था। फिर उसने उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर हथकड़ी पहनाई और गाड़ी चलाने लगा। सफर लंबा था और जेनेट रोना और चीखना बंद नहीं कर पा रही थी। बीच में उसने खुद को शांत करने के लिए एक पल का समय लिया ताकि वो समझ सके कि अब तक उसके साथ क्या हुआ। मुझे याद है कि मैं मन में रोते हुए खुद से कह रही थी, जो कर सकती थी सब किया। मैं अब बस अपनी मौत के लिए खुद को तैयार कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने पूरी तरह हार नहीं मानी थी। रास्ते में उसने एक बार फिर हर मोड़ को याद रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी 30 मिनट से ज्यादा चली, जिससे पहली बार की तरह सब याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद कार हाईवे के पास एक शराब की दुकान की नियॉन लाइट वाली पार्किंग के पास पहुंची। कार अचानक रुक गई और जैसे ही उसने कार रोकी, उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा। मैंने बाहर देखकर पूछा, हम कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और फिर उसने मेरे सिर के पीछे से मेरे बालों से मुझे पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। उसने कहा, अगर तुमने कभी किसी को बताया कि मैंने क्या किया है या मैं कौन हूँ या मेरे बारे में कुछ भी बताया, तो मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हें मार डालूंगा। अपहरणकर्ता के जाते ही वो शराब की दुकान की ओर भागी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो सफल हो गई, कि उसने उसका विश्वास जीत लिया। ये भाव उसके मन में उमड़ रहे थे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो कैशियर के सामने थी। पर मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ उमड़ रहे थे। अब मुझे याद है कि काउंटर के पीछे जो खड़े थे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? और उन्होंने कहा, तुम्हें तो हमने टीवी पे देखा है। काउंटर पे खड़े आदमी ने हिचकिचाहट न दिखाते हुए उसे फोन पकड़ा दिया और जब उसे एहसास हुआ कि वो परेशान है तो फोन वापस लेकर खुद ही 911 पर कॉल किया। उसने कहा मुझे फोन इस्तेमाल करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब उसने डायल करना शुरू किया वो इतनी घबराई थी कि वो खुद से नंबर डायल ही नहीं कर सकी। जैसे ही सैन होजे पुलिस को खबर मिली कि जेनेट ईस्ट पालो ऑल्टो में है, वो तुरंत उसके पास पहुँच गए। जासूस रैंडल उस छोटी बच्ची को अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश थी।